नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जैसा कि मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है पंचांग फल। मैंने जन्म तिथि, जन्मवार और जन्म पक्ष का आपको फल बताया। इसी बीच में नक्षत्र भी हैं और नक्षत्रों के बाद जो होते हैं वो होते हैं योग। योग अपने आप में ज्योतिष का प्रमुख अंग है, जिस पर बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हर पक्ष का, वार का, तिथि का और माह का, नक्षत्र का, योग का, करण का, सबका प्रभाव जातक पर पड़ता है। इन सब का विश्लेषण करके फिर कौन सी महादशा चल रही है, महादशा में कौन सी अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा में कौन सी प्राणदशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, इन सब के आधार पर किसी जन्म कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण और सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे कि आपने 15 तिथियां देखी, कृष्ण पक्ष की भी वही तिथियां होती हैं, उसमें अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है। दोनों का अलग अलग फल होता है। आपने नक्षत्र देखे, लेकिन ज्योतिष को समझने के लिए सर्वप्रथम जो बेसिक चीज होती है वह होती है शुरुआती पाठ्यक्रम में पंचांग, और वहीं से ज्योतिष का प्रारंभ होता है। हम सीधा नक्षत्र और ग्रहों को राशियों के हिसाब से उसका विश्लेषण यदि करने लगेंगे तो शायद हम कभी भी सटीकता से किसी ग्रह नक्षत्र को नहीं पकड़ सकते और कभी भी जातक की मूल समस्या को पकड़ ही नहीं सकते। इसीलिए पंचांग बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मूलतः पंचांग को जानना भी आवश्यक माना जाता है। जैसे कि पंचांग क्या होता है? तिथि वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्रे तत्पंचक स्पष्टम पंचांग तदुत्प्रेतम। तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और करण है, इन्हीं को मिलकर के पंचांग बनता है। और पंचांग का मूलतः हमारे जीवन से जुड़ाव अवश्य होता है। जिस भी दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन का सब कुछ हमें याद होना चाहिए। नक्षत्र याद होना चाहिए तो तिथि भी याद होनी चाहिए। तिथि तो पक्ष, पक्ष तो योग, करण, सभी का अपना अपना एक अलग प्रभाव होता है जातक के ऊपर। अब नक्षत्रों का तो पूर्णतः आपने विश्लेषण सुना भी होगा और सबके पास ही लगभग सभी ज्योतिषी आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जो कि नक्षत्र ज्योतिष पर आधारित कार्य करते हैं, जो कि अच्छी बात है, सबको करना ही चाहिए। लेकिन योग को हम कई बार छोड़ देते हैं। कई मनीषी और कई ज्योतिष प्रेमी इस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन अब मूलतः ना के बराबर हो गया है। लेकिन सब्जेक्ट है तो उसको निश्चित रूप से हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा योग है। और आप खोलिए अपनी जन्म पत्रिका में और देखिए आपका कौन सा योग है। 27 ही योग होते हैं और उनमें जो आज हम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह है विषकुंभ योग। प्रथम है जिसके स्वामी यम होते हैं। यह ज्यादातर स्थिति में अशुभता को दर्शाता है। विषकुंभ योग में जिसका जन्म होता है वह सुंदर रूपवान होता है, अच्छी आकृति होती है, नक्ष नयन बहुत ही अच्छे होते हैं, सटीकता से होते हैं, भाग्यवान होते हैं और नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त होते हैं। ऐसे जातक कहीं न कहीं से, चाहे किसी भी निर्धन स्थिति, निर्धन परिवार में भी इनका जन्म हुआ हो, दीनता में भी जन्म हुआ हो, तो कहीं उपहार के स्वरूप में वो किसी न किसी आभूषण से युक्त अवश्य होते हैं। यह
बुद्धिमान होते हैं और पांडित्य कर्म करने वाले होते हैं। अर्थात पांडित्य का मतलब होता है अत्यधिक बुद्धिमान। जिस भी कार्य को हाथ में ले लेते हैं विषकुंभ योग वाले, उस कार्य को करने में अपना जी जान लगा देते हैं। लेकिन जो इनका वीकनेस पॉइंट है वह है इनके अंदर की कठोरता। यह बड़े कठोर होते हैं और यदि अपने से भी रूठ जाएं, अपने परिवार से, अपने माता पिता से भी रूठ जाएं, तो इनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विषकुंभ योग में जन्म लेने वाले जातक विशेषतः इनका भाग्योदय अपने जन्मस्थली से दूसरे शहर में होता है, दूसरे प्रदेश में होता है, दूसरे देश में होता है। यह बाहर रहकर ज़्यादा अच्छी स्थिति में धन कमा सकते हैं, मन के मालिक होते हैं, अपनी मन मर्जी का कार्य करते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए उपयुक्त जो ज्योतिष शास्त्र जिस तरफ ले जाता है वह व्यापार है। इनको अपना स्वयं का व्यापार करना चाहिए और इनको अच्छी तरह अनुभव भी होता है यह कार्य करने का। तो यह विषकुंभ योग का कुछ शुभाशुभ फल था। ऐसी नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जानकारी अच्छी लगे तो इसे आप